हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन आइसोबार के बारे में। एडजॉर्प्शन आइसोबार, जैसे आइसोबार से ही पता लग रहा है, सेम प्रेशर, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे टेम्परेचर के साथ। और जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था उसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर के साथ ग्राफ प्लॉट किया था एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का। तो हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ेंगे। तीन जो है लेवल पे ये आइसोथर्म दिया गया। सबसे पहले इसके बारे में बताया फ्रेंडलिच ने, सेकंड टाइम लैंगम्यूर ने, और थर्ड टाइम बेट इक्वेशन आई इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन केवल लो प्रेशर पे एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, और लैंगम्यूर लो पर और मीडियम पे, और बेट इक्वेशन है जो वो तीनों लेवल पर, यानी कि लो, मीडियम और हाई तीनों लेवल पे एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन कर पाती है। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को मैं एक बार फिर से बता दूं। देखो, जो हमारी बॉडी है उसका मास मान लो m है, और जो इसके ऊपर एडजॉर्ब होगा, कोई भी डस्ट आ गया या कुछ मॉइस्चर आ गई, वो उसका मास जो है x मान लिया हमने। तो x/m को क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगेंस्ट इक्विलिब्रियम प्रेशर। इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब क्या है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम आई थी आपको। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद उस प्रेशर पर एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन तो है आके किसी बॉडी के ऊपर स्टे करना, और डिजॉर्प्शन इसका उल्टा, यानी कि वहाँ से निकल जाना। जब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन इक्वल हो जाए तो उस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का विद इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब देखो, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ग्राफ में देखो राइट वाले में, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लीनियरली इंक्रीज होता है। जब लो प्रेशर है तो ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा ये ग्राफ जो है और बीच में आना चाहिए था, थोड़ा सा इसने वाई एक्सिस के लोग ज़्यादा ले रखा है ना। तो करिए ना, इसको कॉपी आपकी थी तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। लीनियरली इंक्रीज होगा, यानी कि अगर प्रेशर डबल किया तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी डबल, ट्रिपल किया तो ट्रिपल, लीनियरली इंक्रीज होगा। उसके बाद मीडियम प्रेशर जब आ जाएगा तो प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज तो होगा, लेकिन लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा। मतलब कि डबल करने से डबल ना होके 1.5 गुना हो जाए, ट्रिपल करने से ट्रिपल ना होके 2 गुना हो जाए। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, लेकिन लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा। और जब हाई प्रेशर आ जाता है, वेरी हाई प्रेशर आ जाता है, तब क्या है, मतलब सैचुरेशन जब आ जाता है, सैचुरेशन का मतलब है कि प्रेशर हम बढ़ाते जाएं और एडजॉर्प्शन इंक्रीज ना हो। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो हमारा जब हाई प्रेशर हो जाता है तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होता, चाहे हम प्रेशर कितना भी ज़्यादा कर लें, और उस प्रेशर को बोलते हैं हम सैचुरेटेड प्रेशर। तो हम देखो लिखते हैं एट लो प्रेशर x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1, और एट हाई प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ प्रेशर। और बीच में है ना, एक तो हाई हो गया हमारा, हाई पे तो x/m प्रोपोर्शनल है प्रेशर की 0 पावर, लो पे है प्रेशर की पावर 1। अब मॉडरेट प्रेशर पे क्या आएगा? P की पावर लिखेंगे हम 1/n,
n क्या है 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, यानी कि प्रेशर की पावर 1 और 0 के बीच में आएगी। और अगर हम n को इनफाइनाइट कर दें तो 1/इनफाइनाइट की 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0, तो प्रेशर की पावर 0। और n की पावर 1 कर दें तो p की पावर 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा मीडियम। तो इन जनरल हम x/m प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देते हैं p की पावर 1/n, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये लो प्रेशर वाला आ जाएगा, इनफाइनाइट रखेंगे तो ये हाई प्रेशर वाला आ जाएगा, और 2 से 2, 3, 4, 5 ऐसे रखेंगे तो ये मॉडरेट मीडियम प्रेशर का आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं तो k कांस्टेंट आ गया। टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ln ऑफ x/m प्लस इक्वल टू, अब ln लेंगे हम राइट हैंड साइड वाले का k इंटू पी की पावर 1/n, तो क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में हैं तो क्या आ जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो ln k प्लस, अब ये p की पावर 1/n है तो 1/n आगे आ जाएगा, क्योंकि लॉगरिथम x की पावर n है तो वो हो जाता है n लॉगरिथम x। तो लॉगरिथम k प्लस लॉगरिथम p की पावर 1/n, और 1/n पावर आगे आ जाएगी तो 1/n ln p। एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस के अलोंग हम क्या ले लेते हैं ln x/m, और x एक्सिस के अलोंग लॉगरिथम p, तो स्लोप जो हो गया वो तो हो गया 1/n, और जो इंटरसेप्ट है c वो हो गया ln k। तो देखो ये ग्राफ प्लॉट किया हमने ln x का, ln x/m का, तो ये थोड़ा सा ना लिखने में गलत है, ln x/m नहीं, ये ln ऑफ x/m आएगा, ये x/m का लॉगरिथम है, ये नेचुरल लॉगरिथम। अब जैसे दिख रहा है तो इस तरह से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये दिख रहा है ln x डिवाइडेड बाई m, ऐसा नहीं है, ये ln दोनों का आएगा, यानी कि x/m का नेचुरल लॉगरिथम। तो इसमें अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन जो आती है, और ये सर्कल बना रखे हैं डॉटेड जो भी हैं सर्कल से, तो ये जो सर्कल हैं ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, वेरीफाई करते हैं लो प्रेशर पर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है तो ये डॉटेड ये जो सर्कल बना रखे हैं, ये तो मान के चलो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या थी हमारी, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और प्रैक्टिकली देखें तो एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये सर्कल से, तो ये आपस में मैच करते हैं केवल लो प्रेशर पर। जैसे जैसे प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगा, दोनों मिसमैच कर जाएंगी, यानी कि प्रेशर में इंक्रीज होता जाएगा तो ये दोनों ओबे नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू अलग है और प्रैक्टिकल वैल्यू अलग है। तो इसलिए फ्रेंडलिच एडिजोशन आइसोथर्म जो है वो हमारा एप्लीकेबल है ओनली एट लो प्रेशर। और लैंगम्यूर एडिजोशन आइसोथर्म है, लैंगम्यूर होता है लो पे और मीडियम पे, लो पे और मीडियम पे, ये थोड़ा लिखा हुआ जो है वो ध्यान से समझना। देखो लिखा हो ना, इट ओनली एप्लीकेबल एट लो प्रेशर, बट लैंगम्यूर एडिजोशन एट बोथ लो एंड मीडियम प्रेशर आएगा, ये मीडियम, लो एंड मीडियम। और बेट इक्वेशन आएगी सभी पे, बेट इक्वेशन है ना, तो ये थोड़ा करेक्शन करना इसमें जो लिखा हुआ है। अब ये जो हमने पढ़ा है ना वो हमारा था फर्स्ट पार्ट। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जो हमारे ये होते हैं ना एडिजॉर्प्शन, उसको हम पॉजिटिव एडिजॉर्प्शन और नेगेटिव एडिजॉर्प्शन भी क्लासिफाई करते हैं। पॉजिटिव एडिजॉर्प्शन का मतलब है कि जो हमारा एडिजॉर्बेट है उसकी कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा है बल्क के कंपैरिजन में, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एडिजॉर्प्शन। अगर जो हमारा एडिजॉर्बेट है उसकी कंसंट्रेशन बल्क में ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू सरफेस, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एडिजॉर्प्शन।
जैसे हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक्वस केसिन सॉल्यूशन को लेके चारकोल में डाल दें, चारकोल को डाल दें एक्वस केसिन सॉल्यूशन में, या चारकोल को डाल दें एल्कोहलिक केसिन सॉल्यूशन में, तो सेकंड वाला हमारा जो है नेगेटिव हो जाएगा और पहले वाला पॉजिटिव। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर का, 3 पार्ट में है हमारा ये चैप्टर। पहला पार्ट एडजॉर्प्शन, दूसरा पार्ट कोलॉइड और तीसरा कैटलिस्ट एंड एंजाइम। तो सेकंड पार्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे कोलॉइड के बारे में। तो कोलॉइड में जाने से पहले मैं बता दूं कि जो मिक्सर होता है वो क्या होता है। फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन एनी रेशो, उसको क्या बोलते हैं हम, मिक्सर। और मिक्सर 2 तरह का होता है फिर, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर वो होता है जिसमें नॉन सेपरेबल बाउंड्रीज हों, यानी कि हमें पता ना लगे यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये दूसरी चीज़ है। जैसे चीनी को घोल दे पानी में हम, तो हमें घुलने के बाद दिखाई नहीं देगा कहाँ पे पानी है कहाँ पर चीनी। लेकिन रेत अगर डाल रखा हो जैसे पानी में, तो रेत नज़र आएगा, यहाँ पर रेत है यहाँ पे पानी है, यानी कि बाउंड्री पानी की अलग रेत की अलग नज़र आएगी, तो वो हिट्रोजीनियस होगा। होमोजीनियस मिक्सर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। हिट्रोजीनियस मिक्सर हमारे 2 तरह के होते हैं, कोलॉइड एंड सस्पेंशन में हम उसको क्लासीफाई करते हैं। अगर हम जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल को नेक्ड आई से ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, जैसे रेत को देख पाते हैं पानी में, ऐसे तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। और अगर हम उसको नेक्ड आई से ना देख पाएँ लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको हम ऑब्जर्व कर पाएँ, तो उसको बोलते हैं हम कोलॉइड। जैसे मिल्क है, मिल्क में पानी है और फैट है, तो फैट को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो वो कोलॉइड है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है कि देखो ये मैंने जैसे लिखा हुआ है, जब ब्लड को देख लो चाहिए, अपने मोबाइल की ना टॉर्च ऑन करके और अपनी हथेली पे या उंगलियों पे लगा के देखो, दबा के देखो उसको, आपकी उंगली बिल्कुल रेड कलर की नज़र आएगी, यानी जो उसमें ब्लड है, ब्लड के पार्टिकल जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं, जब लाइट हमने डाली और उसके परपेंडिकुलर हमने अपना जो है माइक्रोस्कोप रखा, तो हमें वो ऑब्जर्व हो जाएंगे पार्टिकल। ऐसे मिल्क में भी आप कर सकते हो। एक गिलास जो है, ग्लास के उस गिलास में मिल्क लो, डार्क रूम में जाओ, रात के टाइम करो, अंधेरा हो जाएगा घर कमरे में, एक तरफ से टॉर्च लगाओ, है ना, लेज़र लाइट लेज़र, और उसके परपेंडिकुलर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि उसमें कोलॉइडल पार्टिकल हैं। तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का फंक्शन जैसे मैंने समझाया। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख पाएँ तो वो कोलॉइड है, और नेक्ड आई से नज़र आ जाए तो वो सस्पेंशन है। तो 4-5 पॉइंट हम पढ़ेंगे, 5-7 पॉइंट इनके बारे में, सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। कंपटीशन में ये जो पहला पॉइंट है पार्टिकल साइज़, कई बार पूछा गया है। तो सॉल्यूशन जो है उसका पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा होता है, 10⁻⁹ मीटर से छोटा, या कहें कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा, या 10 एंगस्ट्रॉम से स्मॉल। तो 3 यूनिट में मैंने ये बता दिया। कोलॉइड जो सस्पेंशन पे चले जाते हैं लास्ट पे, 10⁻⁶ मीटर से बड़ा साइज़ है तो सस्पेंशन है, या हम कहें 1000 नैनोमीटर, या कहें 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा, और इन दोनों के बीच में है तो उसको क्या कहेंगे हम, कोलॉइड। यानी कि 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर है तो वो कोलॉइड है, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर है तो वो कोलॉइड है, 10 से 10,000 एंगस्ट्रॉम है तो वो कोलॉइड है। अब एक बात बताओ, यहाँ से कोई पूछे कि वो छोटे से छोटा साइज़ बताओ जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो नेक्ड आई से किसको देख सकते हैं हम, सस्पेंशन को। तो किसको देख सकते हैं, 10⁻⁶ मीटर को, या 1000 नैनोमीटर को, या 10,000 एंगस्ट्रॉम के साइज़ वाले पार्टिकल को हम नेक्ड आई से देख पाएंगे। पैसेज कि ये किस में से पास हो सकते हैं।
जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसमें बिल्कुल बहुत पतले पतले बिल्कुल छोटे छोटे होल होते हैं, उनमें से केवल सॉल्यूशन पास हो सकता है, कोलॉइड पास नहीं कर सकता। सस्पेंशन का तो और साइज बड़ा हो गया, वो तो बिल्कुल भी पास कर पाएगा। फिल्टर पेपर में होल जो हैं वो मोटे होते हैं, तो उन मोटों में से तो सॉल्यूशन निकल ही जाएगा, कोलॉइड भी निकल जाएगा, लेकिन सस्पेंशन उसमें से भी नहीं निकल पाएगा। तो सॉल्यूशन दोनों में से पास हो सकता है, कोलॉइड केवल फिल्टर पेपर से पास हो सकता है और सस्पेंशन किसी में से भी पास नहीं हो सकता। विजिबिलिटी, थर्ड पॉइंट, हम कोलॉइडल पार्टिकल को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, सॉल्यूशन को देख नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ना ऑब्जर्व कर पाते हैं हम, ऑब्जर्व बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। किसको? बीच वाला जो है, यानी कि कोलॉइड। सस्पेंशन के पार्टिकल को तो हम नेक्ड आई से ही देख पाते हैं। टिंडल इफेक्ट, शाम के टाइम अगर आप बाज़ार में चले जाते हो, वहाँ पे अगर आप टॉर्च ऑन करते, हेडलाइट ऑन करते हो बाइक की या स्कूटी की, तो हमें बहुत सारा डस्ट दिखाई देता है और दिन में दिखाई नहीं देता। यानी कि लाइट जब गिरी, लाइट जब हमने ऑन की, तो उससे क्या हुआ, जो पार्टिकल हैं उन्होंने लाइट को स्कैटर कर दिया हमारी तरफ, इसलिए हमें वो दिखाई दिए। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है उसको क्या बोलते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन करवाएगा? अगर पार्टिकल का साइज उतना ही है जितनी लाइट की वेवलेंथ, तो उसको वो स्कैटर करवा देता है, नहीं तो नहीं करवाता। तो जो हमारे जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं, वो स्कैटरिंग नहीं करवा पाएंगे, और जो कोलॉइड है उसके पार्टिकल लाइट को बड़ी आसानी से स्कैटर कर देते हैं। तो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस कोलॉइड। और जो सस्पेंशन है उनके जो पार्टिकल हैं जो बिल्कुल इसके नज़दीक हैं, कोलॉइड के नज़दीक, वो स्कैटर करवा सकते हैं लाइट को, इसलिए मे और मे नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन सस्पेंशन। और अगर आप जो ना जेम्स ब्राउन नाव में बैठ के, बोट में बैठ के जाने लग रहा था, हाथ में कुछ बीज ले रखे थे और पानी में हाथ को ऐसे है ना, पानी में एक एक बीज डालते हुए चल रहा था ऐसे ही, तो धीरे धीरे एक एक बीज को छोड़ रहे थे, तो वो देख रहे थे कि ये जो बीज डाले गए हैं वो एकदम से नीचे नहीं जाते, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिग जैग मोशन होता रहता है। तो इसी चीज़ से आइडिया पाकर उन्होंने क्या किया, अपनी कोलॉइड के बारे में पार्टिकल की स्टडी की। कोलॉइड के पार्टिकल भी लगातार मोशन में रहते हैं, बैठते नहीं हैं, रेस्ट नहीं लेते, ठीक है। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो क्या है, जिग जैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो किस में ऑब्जर्व हुआ? ये केवल कोलॉइड में। सस्पेंशन में मे और मे नॉट बी ऑब्जर्व, क्योंकि सस्पेंशन को अगर हम कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो उनके पार्टिकल धीरे 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 नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये 6th पॉइंट भी है, सेटलमेंट। अगर हम सॉल्यूशन कोलॉइड और सस्पेंशन को 3 अलग अलग ग्लासेस में लें और उनको अगर हम रख दें, तो क्या होगा कि जो कोलॉइड के पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे नीचे नहीं बैठ सकते, सस्पेंशन के धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, और जो हमारा सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल भी नीचे नहीं बैठेंगे। एक ऐसा देख लो, गिलास में चीनी डाल दी, पानी के गिलास में घोल दी उसको, अब 2-3 दिन तक उसको भरा रहने दो, ढका रहने दो, तो ये थोड़ा ना कि ऊपर का पानी फीका हो जाएगा और नीचे ज़्यादा मीठा मिलेगा, है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, उसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे। ऐसे ही जो कोलॉइड है उसके पार्टिकल भी नीचे नहीं बैठते, लेकिन सस्पेंशन को अगर हम ऐसे रख दें तो उनके जो पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। तो सेटलमेंट के बारे में मैंने बताया। अब नेचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेचर क्या है इनका। केवल सॉल्यूशन होमोजीनियस है और दोनों कोलॉइड एंड सस्पेंशन क्या हैं, हीट्रोजीनियस। जैसे
शुगर इन वाटर है, सोल्ट इन वाटर है, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन। मिल्क है, ब्लड है ना, ये क्या है हमारे क्लोराइड। सैंड इन वाटर, मड, ये क्या है हमारे हीट्रोजीनियस मतलब कि सस्पेंशन। अब टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। एक बार पूछा गया था कि भी जो टिंडल इफेक्ट है वो किस में ज़्यादा ऑब्जर्व होता है ना, तो वो ऑब्जर्व किस में होता है, हीट्रोजीनियस जो है ना, हम लायोफोबिक वो पढ़ेंगे क्लोराइड और लायोफोबिक क्लोराइड। तो चलो आगे चल के बताएंगे। वैसे लायोफोबिक क्लोराइड में टिंडल इफेक्ट अच्छे से ऑब्जर्व होता है, लायोफिलिक में नहीं हो पाता। हाँ एक चीज़ तो देखो, जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन उसमें हम क्या कहते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। जबकि जो हीट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें हम वर्ड यूज करते हैं सोल्यूट की जगह डिस्पर्स फेज और सोलवेंट की जगह डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज को डीपी से और डिस्पर्सन मीडियम को डीएम से हम डिनोट करेंगे। अब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गए भी हम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो एक तरफ क्या लिख लिया हमने हेडिंग डिस्पर्स टेबल में, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, नेम ऑफ द क्लोराइड, एग्जाम्पल। और डिस्पर्स फेज में हमने क्या लिखा, 3 बार सॉलिड, 3 बार लिक्विड और 3 बार गैस। 3 बार सॉलिड, 3 बार लिक्विड, 3 बार गैस। किसको, डिस्पर्स फेज को, डिस्पर्स्ड फेज को। अब डिस्पर्सन मीडियम को सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब जो लास्ट वाला है ना गैस इन गैस, वो हमेशा होमोजीनियस बनेगा और होमोजीनियस जो होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। तो लास्ट जो है गैस इन गैस वो क्लोराइड नहीं होता, वो होता है सॉल्यूशन। तो अब हमारे 8 तरह के, ये 8 तरह के हमारे क्लोराइड बचे। अब एक मान लो आप मेहनत करते हो है ना, और आपने काफ़ी मेहनत की, पढ़ाई की है ना, फिजिकल फिटनेस अच्छी रखी, और मान लो आप क्या बन गए, सब इंस्पेक्टर, SI लग गई, सब इंस्पेक्टर लग गए। सब इंस्पेक्टर के शायद 2 स्टार लगते हैं ना, तो 2 स्टार लग गए इसको। बड़े ईमानदार हो आप, होना भी चाहिए। आपने बड़ी ईमानदारी के साथ क्या किया, अपनी जॉब की। 1-2 गुंडों के इनकाउंटर कर दिए, तो इनकाउंटर करने से आपको 1 स्टार और मिल गया। पहले 2 स्टार थे, 1 स्टार और मिल गया। अब धीरे धीरे जब आप 50-60 साल के हो जाओगे तो आपकी रिटायरमेंट भी होगी। तो जब एज ज़्यादा हो जाएगी, एज, AGE एज, जब एज ज़्यादा होगी तो रिटायरमेंट होगी। और फिर 100 साल के और ज़्यादा साल के हो जाओगे तो क्या गिरेगी, लाश, LAS, लाश। और फिर बच्चे क्या करेंगे, फादर फूल। बच्चे क्या करेंगे, फादर फूल। कि बेकार में पुलिस के वो बन गए, क्या ज़्यादा सी मेहनत कर ले तो IIT कब क्लियर कर लेते, इंजीनियर बनते और आज करोड़ों में हम खेलते। अब रिटायरमेंट के थोड़े से पैसे मिले हैं, उनमें क्या मज़ा आएगा। तो फिर फादर को फूल कहा जाएगा। तो इसलिए मेहनत करके IIT क्लियर करना, अपनी डॉक्टर बनना या फिर जो भी है, अच्छी मेहनत करो अपनी 12th में, ताकि बच्चे आपको फादर फूल ना कहें। तो मैंने क्या बताया, पहले 2 स्टार, फिर 1 स्टार और, फिर एज, फिर लाश, फिर फादर फूल। 2 स्टार मतलब SS मतलब सॉलिड सोल। नेम ऑफ क्लोराइड है ना, SS है ना, 2 SS, तो 2 SS हो गए वहाँ। बाद में लिखेंगे हम सॉलिड सोल। 1 स्टार और लग गया, यानी कि 1 S और आ गया दूसरी लाइन में, S का मतलब क्या हो गया, सोल। फिर मैंने बताई एज, AGE एज। A से क्या बन गया, एरोसोल। G से क्या बन गया, जेल। E से क्या बन गया, इमल्सन।
और लास्ट कैसे, LAS, LA ऊपर वाली लाइन में, S नीचे वाली लाइन में। तो L से लिक्विड, A से एरोसोल। और फिर क्या कहा, फादरफुल, तो एक F S के साथ में, एक F नीचे। तो सॉलिड फॉर्म, S से सॉलिड, F से फॉर्म, और नीचे क्या है, फॉर्म। तो एग्जाम्पल इनके देखो, सॉलिड इन सॉलिड मतलब कि कलर्ड ग्लासेस। जो कलर्ड ग्लासेस होते हैं, कोई गोल्डन कलर का, कोई ब्लू कलर का, कोई कैसा, तो उसमें क्या होता है, हीट्रोजीनियस मिक्स होता है वो कलर्ड ग्लासेस में। अब सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कि गोल्ड सोल है या सल्फर सोल है, गोल्ड को डिजोल्व कर रखा है ना, सल्फर को डिजोल्व कर रखा है। फिर एरोसोल क्या होता है भाई, सॉलिड इन गैस, यानी कि गैस के अंदर सॉलिड। जैसे स्मोक है, उसमें एयर ज़्यादा होती है और डस्ट पार्टिकल वगैरह भी होते हैं उसमें, स्मोक में। फिर है लिक्विड जेल। जेल मतलब जैसे जेल लगाते हैं ना कि बाल वैसे के वैसे वहीं बने रहें, तो जेल में क्या होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है और लिक्विड कम होता है। जैसे बटर है या चीज़ है या जो हमारी ये क्रीम आती है ना कई, वैसलीन वगैरह इस तरह से। फिर इमल्सन, इमल्सन होता है लिक्विड इन लिक्विड। ये ना जो डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज जेल, द colloid in which disperse phase is liquid and dispersion medium is solid, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम। इमल्सन को डिफाइन करें तो द colloid in which liquid is dispersed in liquid, ऐसे भी कह सकते हैं, या in which disperse phase and dispersion medium both are liquid। जैसे कि मिल्क, मिल्क में क्या, पानी है, पानी के अंदर फैट है। फिर आ गया अभी लिक्विड एरोसोल, जब लिक्विड किस में हो, गैस में, जैसे क्लाउड हो गई। फिर आ गया सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म मतलब गैस किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, जैसे फॉर्म हो गए हमारे। फिर है गैस इन लिक्विड, फ्रोथ जो बनते हैं, झाग जो बनते हैं सर्फ को पानी में घोल के, तो क्या बनते हैं, फ्रोथ। तो फ्रोथ में क्या होता है, लिक्विड होता है और लिक्विड के अंदर क्या होती है, गैस। तो ये पहली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, ए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। याद करने का तरीका एक बार फिर, पहले 2 स्टार यानी 2 S, फिर एक और S, फिर एज, फिर लास, और फिर फादरफुल। ठीक है, इसको अलग अलग लिख के देखना, पहली लाइन में SS, दूसरी लाइन में S, तीसरी चौथी पांचवी लाइन में AGE, एज। फिर लास, LA पहली लाइन में और अगली लाइन में S। फादरफुल में F ऊपर और एक F नीचे। तो ये बड़ा अच्छी इम्पोर्टेंट जो है ट्रिक है याद करने की। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, कि पार्टिकल का साइज कैसा है। अब पार्टिकल साइज के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं इनको, मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड, मल्टीमोलिकुलर क्लोराइड एंड एसोसिएटेड क्लोराइड। जैसे हमारे जो है ना रसगुल्ला हैं, गुलाब जामुन हैं, हालांकि गुलाब जामुन मेरी फेवरेट है, फिर भी आपको शायद रसगुल्ले पसंद हो इसलिए रसगुल्ले का नाम मैंने ले दिया। इनका साइज़ पहले से ही क्या है, बड़ा। तो इनको केवल चाशनी में डाल दो, बन के खाने के लिए तैयार हो गए। लड्डू जो है, लड्डू किससे बनता है, छोटी छोटी बूंदी से। अब बूंदी का साइज छोटा है, उन बहुत सारी बूंदियों को मिला के इकट्ठा करके तब लड्डू बनाते हैं, है ना। तो लड्डू जो हो गया वो एक तरह से छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ के बनाने से बना है। और मान लो लड्डू क्लोराइड की रेंज में आ गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा साइज़ है, बूंदी का भी सस्पेंशन से बड़ा साइज़ है, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ जाएं और फिर वो क्लोराइडल रेंज में आए तो उसको बोलते हैं हम मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड। मल्टी का मतलब मैनी, जैसे मैं कहते हैं ना मल्टी नेशनल कंपनीज MNC, तो मल्टी का मतलब मैनी। तो मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे मोलिक्यूल आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद उनका जो साइज बना वो क्लोराइडल रेंज में आया, जैसे बूंदियों के जुड़ने से लड्डू बना।
रसगुल्ले और गुलाब जामुन का पहले से साइज बड़ा है, बस चाशनी में डालो और हो गया। तो जो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड हैं जिनका साइज पहले से ही बड़ा है, उनको क्या किया हमने, केवल चाशनी में डाला। चाशनी मतलब डिस्पर्सन मीडियम में डाल दिया। तो जो हमारे पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर का साइज पहले से ही बड़ा है, उनको बस मीडियम में डाल दो तो ये कोलॉइड तैयार हो जाएगा। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड में एटम या मोलिक्यूल, ध्यान रखना, अगर जुड़ने वाले एटम या मोलिक्यूल हैं, तो जुड़ने वाले अगर एटम या मोलिक्यूल हैं तो क्या बनेगा, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड। अगर जुड़ने वाले आयन हैं तो वो जुड़ के बनाएंगे एसोसिएटेड कोलॉइड। छोटे छोटे आयन जुड़ के बड़ा साइज का आयन बना दें तो वो क्या कहलाएगा, एसोसिएटेड कोलॉइड। तो मल्टीमोलिकुलर में तो क्या जुड़े, एटम या मोलिक्यूल। एसोसिएटेड कोलॉइड में कौन जुड़ेंगे, आयन। तो एसोसिएटेड कोलॉइड जो है वो कैसे बना, जैसे साबुन है ना, साबुन, डिटर्जेंट है, सोप है, जो भी है, तो उसमें मिसल्स बनती हैं। उसमें दो पार्ट होते हैं सोप के, एक हेड एक टेल। हेड जो होता है वो तो होता है आयनिक, यानी कि वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक। टेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो टेल जो है, टेल वो पानी में नहीं घुलती। तो जब हम साबुन लगाते हैं कपड़े के ऊपर तो मिसल बन जाती है, यानी कि जो है, जो टेल है वो तो अंदर की तरफ रह गई और जो हेड है वो चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, तो मिसल बन जाती है। ये देखो, ये दिखा रखा है, ये सोप दिखा रखा है, एक जिग-जैग दिखाना है, ये जिग-जैग और उस सर्कल बना के नेगेटिव, यानी कि आयन है। तो ये देखो टेल तो आ गई बीच की तरफ, बीच में जो सर्कल दिखा रखा है ना, वो सर्कल क्या है, जैसे डस्ट है, डस्ट या ऑयल का पार्ट, तो उसको बेसिक मत दिखाओ। हेड चारों तरफ, अंदर की तरफ टेल आपस में, तो इस तरह से क्या बन जाते हैं, मिसल। और मिसल फॉर्मेशन कब होती है, जब कंसंट्रेशन एक डेफिनेट कंसंट्रेशन तक पहुंच जाए। तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे मिसल्स फॉर्मेशन हो उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, CMC। और द टेम्परेचर अबव विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर होगा तो नहीं होगा। जैसे क्या होता है, अगर आप देखो ऑटोमेटिक जो मशीन आती है, वॉशिंग मशीन, उनमें क्या लगा होते हैं, एक हॉट एक कोल्ड वाटर का वो होता है ऑप्शन। इंडिया में तो टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा है, तो हमें हॉट के साथ जोड़वाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, कोल्ड वाटर के साथ ही जुड़ता है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें हर टाइम बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, नेगेटिव टेम्परेचर रहता है, वो हॉट वाटर की सप्लाई देते हैं वहाँ पर। तो एक कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब एक टेम्परेचर है जिस पे मिसल फॉर्मेशन हो, उससे कम टेम्परेचर होगा तो मिसल्स बनेंगे नहीं, कपड़े साफ़ ही नहीं होंगे। तो वो कम से कम टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। अगली क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लायोफिलिक लायोफोबिक की, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो जो हम जूम क्लास लेंगे उसमें आप पूछ सकते हैं प्रॉब्लम। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।